Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss Khiyar ul Bulugh, which is also known as option of puberty under Muslim law. Muslim law permits the marriage of minors by their lawful guardians. However, to protect minors, particularly young girls, from the consequence of forced or premature marriages, Islamic jurisprudence recognizes a unique protective doctrine known as the option of puberty, that is also known as Khiyar ul Bulugh. इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लॉ माइनर्स की मैरिज को परमिट करता है। अगर उनके लॉफुल गार्जियंस माइनर की मैरिज करवाना चाहें तो वो उसको परमिट करता है, लेकिन उन माइनर्स को, स्पेशली अगर हम बात करें तो यंग गर्ल्स की, जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनकी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कॉन्सिक्वेंस से, अगर मान लीजिए बाई चांस लॉफुल गार्जियन अगर माइनर गर्ल की मंजूरी के खिलाफ उनकी शादी करा दे, या फिर उनकी शादी करवाने पर उनको किसी प्रकार का फोर्स किया गया हो, या फिर प्रीमेच्योर मैरिज करा दी गई हो, तो ऐसे केसेस में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एक यूनिक प्रोटेक्टिव डॉक्ट्रिन भी इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, या फिर हम इसको खियार उल बुलूग भी कहते हैं. दिस डॉक्ट्रिन ग्रांट्स अ माइनर upon attaining puberty the right to either ratify or repudiate a marriage contracted during minority. इसका मतलब ये होता है कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो माइनर्स को प्यूबर्टी अटेन करने के बाद वो उनको ये राइट देता है कि वो चाहे तो उस मैरिज से, अगर वो खुश हैं तो उसको सस्टेन कर सकते हैं, और अगर वो उस मैरिज से खुश नहीं है तो उसका निराकरण या फिर उसको खत्म करवा सकते हैं माइनॉरिटी के बाद, प्यूबर्टी के बाद. ये कहने का मतलब हो रहा है. उसके बाद ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है ये एक सेफ गार्ड की तरह यूज किया जाता है अगेंस्ट अब्यूज ऑफ गार्जियनशिप पावर एंड रिफ्लेक्ट्स द इस्लामिक लॉज कंसर्न फॉर कंसेंट, ऑटोनॉमी एंड जस्टिस इन मैट्रिमोनियल रिलेशन. इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को लाने के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि वो गार्जियनशिप के पावर को एब्यूज करने वाले लोगों के अगेंस्ट जो है एक सेफ गार्ड उन बच्चियों को या फिर उन माइनर्स को दिया जाए, जिससे कि वो उनके साथ किसी भी प्रकार का, अगर उनका कंसेंट के बिना शादी की गई है, या फिर उनको न्याय की दृष्टि से उनके साथ जो है अन्याय हो गया है, या फिर उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसे केसेस में वो साथ में वैवाहिक अपना संबंध जो है आगे नहीं कैरी आउट कर सकते या कैरी ऑन कर सकते मैट्रिमोनियल रिलेशन. तो ऐसे कंडीशंस में वो चाहे तो उसको खत्म कर सकते हैं. ये इस पूरे डॉक्ट्रिन का जो है मेजर ऑब्जेक्ट है. अब अगर हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की, तो मीनिंग अगर आप ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की लेते हो तो इसका मतलब होता है इट इज राइट ऑफ अ माइनर हु वाज मैरिड बाय गार्डियन ड्यूरिंग माइनॉरिटी टू रेपुडिएट द मैरिज और ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ये माइनर का राइट होता है जो कि माइनॉरिटी के दौरान गार्जियन की सहमति से जिसकी शादी की गई थी, और उनको प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ये लगता है कि हम इस मैरिज को नहीं चला सकते, ये मैरिज हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो बिल्कुल उसको जो है खत्म कर सकते हैं. लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है जिनका फुलफिल होना भी आवश्यक यहां पर माना जाता है. अब वो कंडीशंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर डेफिनेशन की बात करें तो लीगल डेफिनेशन की, तो ये कह रहा है द राइट कन्फर्ड अपॉन अ माइनर मैरिड ड्यूरिंग माइनॉरिटी टू डिसॉल्व द मैरिज अपॉन अटेनिंग प्यूबर्टी बिफोर कंज्यूमेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ऐसा राइट है माइनर का जो कि उनकी मैरिज को डिसॉल्व करने का उन्हें अधिकार देता है प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, लेकिन वो केवल तब तक जब तक कि अगर वो माइनॉरिटी खत्म होने के बाद, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर वो उसको कंज्यूमेशन कर लेते हैं, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम इस मैरिज में रहेंगे, उसके बाद उनका ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो उसके पहले ही उन्हें ये काम करना होगा. तो यहां पर हमने अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लिया. अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन, यानी कि इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन कहां हुआ और किस बेस पर ये डॉक्ट्रिन जो है वो टिका हुआ है. तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये ओरिजिनेट होता है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस से और प्रॉफिटिक ट्रेडिशन, जिसको हम हदीस या सुन्ना नाम से भी जानते हैं, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस. तीन चीजों को मिला दें अगर हम, तो यहां से ये डॉक्ट्रिन ओरिजिनेट होता है. पहला तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि माइनर का विवाह यानी माइनर का निकाह जो है ये गार्जियन के सहमति से करवाया जा सकता है अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की. तो लेकिन वो आपको ऑप्शन भी देते हैं, खयारुल बुलूग भी देते हैं. तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पहला हो गया. सेकंड वन इज हदीस, जिसको आप प्रोफेटिक ट्रेडिशन कहते हैं, जो कि हम सुनना भी जानते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट सोर्स. थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, यानी कि साम्य का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत भी जो है यहां पर जुड़ा हुआ है. और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें या फिर इस्लाम की हम बात करें, तो ये फ्री कंसेंट को बड़ा ही महत्व देता है, क्योंकि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट भी एक बड़ा एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है. तो फ्री कंसेंट का को ये बड़ा महत्व देते हैं. और अगर माइनर की मैरिज होती है तो सीधी सी बात है, एक माइनर जो है वो कभी भी कंसेंट देने के लिए एलिजिबल नहीं होता, और उसकी तरफ से उसके गार्जियन ने सहमति या फिर कंसेंट दी हुई थी. लेकिन प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद जब वो कंसेंट देने के लायक हो जाएगा तो उसका कंसेंट देखा जाएगा. अगर वो कंसेंट देता है कि हम साथ में रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देते तो वो उस मैरिज को रेपुडिएट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. तो ये कायदे से अगर देखा जाए तो ओरिजिन एंड बेसिस जो है इन तीन मेजर चीजों पर जो है वो बेस्ड होता है.
जब हम बात करते हैं नेचर एंड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की, तो इसका नेचर सबसे पहला जो है दैट इज अ पर्सनल राइट, ये एक पर्सनल राइट होता है, यानी जिस माइनर का विवाह हुआ है ये उसका खुद का अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, पर्सनल राइट होता है कि वो अगर चाहे तो ये ऑप्शन अपनाए या तो न अपनाए। दूसरा, ये एक प्रोटेक्टिव रेमेडी है। प्रोटेक्टिव रेमेडी का मतलब होता है कि ये उस माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर वो अपने मैरिज से संतुष्ट नहीं है, निकाह से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसको प्रोटेक्टिव रेमेडी के तौर पर वो यूज कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज होती है, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपको बाउंड करते हैं कि आपको उनको मानना ही है, तो ये एक जनरल रूल माना जाता है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को। इसका ये एक एक्सेप्शन माना जाता है, क्योंकि शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था, परंतु ये उसको एक्सेप्शन के तौर पर यहां पर ये ऑप्शन मिलता है उस माइनर को, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, यानी उस मैरिज को खत्म कर सकती या कर सकता है। उसके बाद फोर्थ है अ कंडीशनल राइट नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये एक कंडीशनल राइट है, यानी कि प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद ही आपको ये राइट मिलेगा, पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप कंज्यूमेट कर लेते हैं या फिर कंज्यूमेशन कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी वो राइट आपको नहीं मिलता। तो बेसिकली कुछ कंडीशन है उनको आपको फॉलो करना होता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको आपको एक्टिवली एक्सरसाइज करना होता है, यानी कि अपने आप रेपुडिएट हो जाएगी मैरिज प्यूबर्टी के बाद, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये ऑप्शन आपको खुद एक्सरसाइज करना होता है, एक्टिव एक्सरसाइज होना उसमें आवश्यक है। यानी वो माइनर जब प्यूबर्टी अटेंड कर लेता है उसके बाद उसको खुद डिसीजन लेना पड़ता है एक्टिवली कि वो उसको खत्म करना चाहता है या नहीं, उस मैरिज को या निकाह को। अगर करता है तो ठीक, नहीं करता तो फिर वो एज इट इज चलती रहेगी। अब कौन कौन से पर्सन्स एंटाइटल्ड हैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए? तो मेजरली हम यहां पर 3 पॉइंट्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एनी माइनर बॉय और गर्ल मैरिड ड्यूरिंग माइनॉरिटी। कोई भी माइनर बॉय या गर्ल जो है अगर माइनॉरिटी के दौरान उसकी मैरिज होती है या फिर उसका निकाह होता है तो वो प्यूबर्टी के बाद ये ऑप्शन को अपना सकते हैं। दूसरा है मोर कॉमनली एक्सरसाइज बाय माइनर गर्ल्स। अगर हम कॉमनली देखें तो सबसे ज्यादा जो है ये माइनर गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए मेजरली बनाया गया है। तो माइनर गर्ल्स को सबसे ज्यादा यहां पर टारगेट किया गया है कि वो उनको ये ऑप्शंस मोस्टली जो है एक्सरसाइज करने का पावर मिलता है। अब थर्ड हम देखते हैं तो एप्लीकेबल अंडर बोथ सुन्नी एंड शिया लॉ। सुन्नी और शिया सेक्ट दोनों ही में ये ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी की। तो जब मुस्लिम लॉ की आप बात करते हो तो प्यूबर्टी की एज जो है वो लगभग 15 साल को प्रिज्यूम किया जाता है, और इसको फिजिकल साइंस से ज्यादा जो है मेजर किया जाता है। आपकी फिजिकल ग्रोथ कैसी है या फिर आपका फिजिकल हार्मोनल चेंजेस किस तरीके के हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर ये बेस्ड होता है मेजरली। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग ये 15 साल ही माना जाता है प्यूबर्टी को यहाँ पर, लेकिन अगर फिजिकल साइंस जो है पहले आने लगते हैं तो उसको पहले भी कंसिडर किया जा सकता है। एंड मैक्सिमम एज फिक्स्ड एट 18 ईयर्स अंडर मॉडर्न स्टैट्यूट फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। और यहाँ पर 18 ईयर्स मैक्सिमम एज जो है, अगर आप कॉमन या मॉडर्न स्टैट्यूट को देखते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी को लेकर के, तो मैक्सिमम एज इसकी 18 साल जो है की गई है, लेकिन पर्सनल लॉ जो है वो अभी भी ये ऑप्शन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी या फिर ख्यार और बुलूक को जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहली कंडीशन देखते हैं मैरिज ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अगर माइनर होने के दौरान कोई गार्डियन अपने बच्चे की मैरिज या फिर निकाह करवा देता है तो ऐसे कंडीशन में वो कर सकते हैं अपनी प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद। दूसरा है अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, यहां पर होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि जैसा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आप माइनॉरिटी में शादी किए हो, ये पहली कंडीशन है। द सेकंड कंडीशन इज आपकी प्यूबर्टी अटेन हो चुकी हो, तभी आप इसको रेप्यूडिएट कर पाएंगे, तभी आप ये ऑप्शन को अवेल कर पाएंगे। थर्ड वन इज रेप्यूडिएशन बिफोर कंज्यूमेशन। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक बार प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद आप ये बोल देते हैं कि मैं इस मैरिज से खुश हूं या संतुष्ट हूं, मुझे इस मैरिज को खत्म नहीं करना है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कंज्यूमेट कर लेता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आपका ऑप्शन लूज हो जाता है। आप उस ऑप्शन को लूज कर देते हैं क्योंकि आपने एक बार जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आपके ऊपर स्टॉपर लग गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटी में मेरी जो शादी हुई थी वो मुझे मंजूर नहीं है। वो अलग बात है कि बाद में और कोई कंडीशन अराइज हो, यानी आपके साथ क्रुएलिटी हो या फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाए पति को, या फिर वो गायब हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो वो कंडीशन में आप डाइवोर्स या फिर तलाक ले सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट बेसिकली ऑप्शन, वो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो अगर आप कंज्यूमेट कर लेते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका वो ऑप्शन लूज हो जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कोर्ट में स्टिल अलाउ रेपुडिएशन इफ कंसेंट वाज विशिएटेड, यानी अगर कंसेंट आपकी खत्म हो जाती है, कंसेंट थी ही नहीं, या फिर कंसेंट खराब थी, या फिर गलत तरीके से ली गई थी, है ना, या फिर कंसेंट आपसे जो है प्यूबर्टी के बाद जो है आपने जो कंसेंट दी कि हम रेडी हैं इस शादी को चलाने के लिए, निकाह को चलाने के लिए, वो कंडीशन भी आपसे जो है आपको धोखे में रखते हुए ली गई, या फिर वो कंसेंट आपसे धोखे में ली गई हो, तो ऐसे कंडीशन में भी वो एक एक्सेप्शन माना जाएगा और ये माना जाएगा आपके पास ऑप्शन अभी भी अवेल करने का राइट है।
फोर्थ वन इज इमीडिएट एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। आपको इमीडिएटली प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा। आप अनरीजनेबल डिले करते चले गए, 5 साल 7 साल 10 साल आपने बिता दिया और उसके बाद अगर आप ये करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। इस बात को आपको बड़े ही गौर से समझना होगा, क्योंकि 4 एसेंशियल एलिमेंट्स आप जो पढ़े आपने, मैरिज ड्यूरिंग माइनॉरिटी, अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, रेपुडिएशन बिफोर कंज्यूमेशन एंड फोर्थ वन इज इमीडिएट एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। ये 4 मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर कंडीशंस हैं आप कह सकते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज करने की। अब इसके बाद हम इसके लीगल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो पहला, मैरिज जो है, अगर आप ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को आप इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं ख्यार उल बुलूग को, तो ऐसे कंडीशन में आपकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, और निकाह आपका पूरी तरीके से इनवैलिड या फिर खत्म हो जाता है। दूसरा है, यहां पर फिर आपको डाइवोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने प्यूबर्टी का ऑप्शन यानी ख्यार उल बुलूग को अपना करके मैरिज को पहले ही रिजॉल्व कर दिया है, तो अब आपको डाइवोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तीसरी चीज ये है कि वाइफ अगर इस तरीके का ख्यारुल बुलूग अपना करके अपनी मैरिज डिसॉल्व करती है, तो ऐसे कंडीशन में वो मेंटेनेंस इद्दत पीरियड के दौरान तक पा सकती है। इद्दत पीरियड जो होता है वो एक कूलिंग पीरियड होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि शादी खत्म होने के बाद जो है एक वक्त दिया जाता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा था। वो कॉन्सेप्ट आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में, निकाह और तलाक के वीडियोस में देख सकते हैं। इद्दत पीरियड के दौरान जो है वो मेंटेनेंस पाने के लिए वाइफ एंटाइटल्ड होती है। एंड फोर्थ वन इज चिल्ड्रन, अगर किसी भी प्रकार के बच्चे होते हैं उस माइनॉरिटी के दौरान, उसके प्यूबर्टी अटेंड करने के पहले, यानी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के पहले, तो वो सारे बच्चे लेजिटिमेट यानी जायज कहलाएंगे, धर्मज संतान आपकी कहलाएंगी। फिर अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस की अगर बात करें तो पहला केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं, मोहम्मद इदरीस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस वाज अ केस ऑफ 1980। तो इस केस में हुआ बेसिकली ये था, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि मुस्लिम लॉ के अंडर में माइनर गर्ल मैरिड बाय हर गार्डियन हैज द राइट टू रेपुडिएट द मैरिज ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी प्रोवाइडेड द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। इन्होंने भी यही कहा। इस केस में भी स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, ये मोहम्मद इदरीस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि मुस्लिम लॉ में एक माइनर गर्ल जो कि अपने गार्डियन की सहमति से शादी करती है अपनी माइनॉरिटी के दौरान, उसके पास ये अधिकार होता है कि जब वो अपनी प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है, जब प्यूबर्टी एज को वो क्रॉस करती है, तो ऐसे कंडीशन में वो उस मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है, खत्म कर सकती है, उसका निराकरण करवा सकती है। लेकिन ये शर्त यहां पर रखी गई कि आप अगर एक बार उसको कंज्यूमेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं उस मैरिज को, तो उसके बाद आपका ये ऑप्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के प्रिंसिपल को रीअफर्म किया गया। देन सेकेंड वन इज अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। ये 1886 का केस है, जो कि आपके इंडिपेंडेंस के पहले का अगर हम केस माने इंडिया में, तो ऑल दो प्राइमरीली डीलिंग विद द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट मुस्लिम मैरिज इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। यहां पर मुस्लिम मैरिज से भी रिलेटेड कुछ बात कही गई और साथ में ख्यारुल बुलूग यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी से भी रिलेटेड। तो यहां पर बोला गया कि प्राइमरीली जो मुस्लिम मैरिज का जो नेचर है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की होती है। और ये चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए जो माइनर अपने गार्डियन के कंसेंट के द्वारा अपने माइनॉरिटी में शादी जिस माइनर की हुई है, उसके पास ये राइट हमेशा से उसको मिलेगा प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद कि आप रेपुडिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो फ्री कंसेंट जो है उसका एसेंशियल एलिमेंट है, जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। तो चूंकि फ्री कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, और मुस्लिम मैरिज पूरी तरीके से निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद उस माइनर का भी कंसेंट देखा जाएगा, और अगर वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अपना करके मैरिज को रेपुडिएट करना चाहती है तो बिल्कुल वो कर सकती है, उसके पास ये ऑप्शन होगा। देन थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं, थर्ड केस, तो दैट इज अता मोहम्मद वर्सेस सैकुल बीबी। अता मोहम्मद वर्सेस सैकुल बीबी 1918 का केस है, 1918 का। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने यह बोला कि माइनर गर्ल जो कि गार्डियन के कंसेंट से मैरी करती है अपने माइनॉरिटी में, अदर देन हर फादर और ग्रैंडफादर कुड रेपुडिएट द मैरिज अपॉन अटेनिंग प्यूबर्टी। यानी यहां पर वही बात कही गई है, यहां पर बस ये कहा गया कि अपने फादर और ग्रैंडफादर की सहमति के अलावा, मतलब अपने फादर और ग्रैंडफादर की सहमति के अलावा अगर किसी और व्यक्ति की सहमति से वो शादी करती है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसके पास जो ऑप्शन होता है प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद उसको रेपुडिएट करने का। और ये केस जो है इसने भी क्लैरिफाई किया कि राइट जो है वो स्ट्रॉन्गर मानी जाती है वेयर द मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय नॉन प्रिविलेज्ड गार्डियन। नॉन प्रिविलेज्ड गार्डियन से रिलेटेड केस जो है अता मोहम्मद का माना जाता है। इसमें अगर पिता या दादा अगर करवाते हैं तो ऑप्शन है ही आपके पास, लेकिन यहां पर जो बात की गई थी वो नॉन प्रिविलेज्ड गार्डियन की बात की गई थी, मतलब अगर पिता दादा के अलावा कोई और करवाता है तो भी यहां पर आप ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को अपना सकते हैं। उस केस में तो और ज्यादा आपके पास ये राइट होता है क्योंकि कोई अन्य पर्सन ऐसा करता है। This was a detailed discussion on the concept of khiyar ul bulugh or the option of puberty under Muslim law. I hope this video helped you understand the topic clearly. If you found it useful, please like the video, share it with your friends, and drop your thoughts or questions in the comment section. And don't forget to subscribe to the channel for more such detailed lectures on law. Thank you so much.